नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। क्या राज्य सरकारों पर दबाव से कृषि कानूनों का समाधान निकलेगा? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि मुजफ्फरनगर के बाद करनाल में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के बाद किसानों ने नई अनाज मंडी से सचिवालय तक पैदल मार्च भी निकाला। हालांकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन अलर्ट पर दिखाई दिया। मार्च से पहले करनाल प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों की 3 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन वो बेनतीजा निकली और इसमें बात नहीं बनी। किसानों की पैदल मार्च की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो सवाल इस बात को कि शांति की अपील के बाद भी टकराव की स्थितियां आखिरकार क्यों हैं? किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने पर, अपनी सभा करने पर राजी क्यों नहीं हुए? दोनों के बीच बातचीत भी हुई, किसानों और प्रशासन के बीच में बातचीत हुई, लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। और इस तरह से अगर किसानों की भीड़ कहीं हाईवे जाम करती है और कहीं सरकारी इमारतों का घेराव करने के लिए पहुंचती है, तो क्या उससे आम आदमी को भी परेशानी नहीं होती है? इसका ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? तो साथ ही साथ तमाम लोगों ने किसानों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की। हमें यहाँ पे भिड़ंत नहीं करनी। ये जो पुलिस वाले हैं ये सब किसान के बच्चे हैं, हमारे इनसे नहीं, हमारी इनकी सरकार से झगड़ा है, इन बेचारे पुलिस वालों से हमारा। अभी आपने ये कवर कर लिया, पूरा मिनी सेक्रेटरी पहुंच चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी कितना टाइम बैठेंगे? बाकी के जो जत्थेबंदी के किसानों अभी तो घेराव शुरू हुआ है, सारे लोग मिल के फैसला लेंगे। पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इस घेराव को सफल बनाएं, यानी कि पूरा घेरा बना के हम यहाँ पे। तो करनाल महापंचायत को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है। किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को अपने कार्यक्रम करने का एक अधिकार होता है। तो जब कोई ऐसी संभावित लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में समस्या आने वाले जो विषय होता है, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन अपने उनके जो सेट नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अपनी प्रिकॉशंस लेते हैं। और अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इस प्रकार का प्रिकॉशनरी मेजर लिया है तो ये निर्णय प्रशासन का होता है और प्रशासन सारी स्थितियों को संभालने के लिए इस प्रकार के सारे काम करता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत। तो वहीं करनाल महापंचायत को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कई दलों के लोग किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं। महापंचायत भी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। खुशी की बात है, किसानों को अपनी बात रखने का, धरना प्रदर्शन उनका अधिकार है, रखना चाहिए। पर मेरी उनसे विनती है कि दूसरे के रास्ते ना रोकें। किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को नौकरी पे जाना है, किसी को कहीं दूसरी जगह जाना है, कोई एक्सीडेंट है, कोई बीमार है, किसी का माता पिता बीमार है, कोई नौकरी पे जा रहा है, उन्हें ना तंग करें। अपनी खूब रखें, धरना करें, प्रदर्शन का अपना अधिकार है। पर किसी सरकारी कर्मचारी, नेता उनके साथ कपड़े फाड़ना ये ना करें बस। तो किसान महापंचायत को लेकर के कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। दुनिया के इतिहास का सबसे लंबा, सबसे संगठित, सबसे अनुशासित और सबसे गांधीवादी आंदोलन हिंदुस्तान के किसानों का आंदोलन है, जो 10 महीने से दिल्ली की चौखट पर न्याय मांगने के लिए बैठे हैं। किसान की मांग साधारण है। किसान अपनी अगली फसल और अपनी नस्ल बचाना चाहता है। तो आखिरकार आंदोलन की आड़ में क्या माहौल खराब करने की कोशिश है और शांति की अपील के बाद भी प्रशासन और किसानों के बीच में टकराव की स्थितियां क्यों हैं? यह अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। इसी पर हम बात करेंगे। और किसान आंदोलन को लेकर के अब क्या स्थिति आगे बनती हुई नजर आ रही है? करनाल की महापंचायत से आखिर क्या निकला, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो क्या राज्यों पर दबाव बनाने से कोई समाधान निकलेगा किसानों की परेशानी को लेकर के? या फिर हम बात करें कि जो कानून अब कहे जा रहे हैं कि वे काले हैं, क्या इन कानूनों को वापस लेने का भी कोई समाधान राज्यों से निकलता है? तो चलिए आज मैं बड़ी बहस में चर्चा की शुरुआत करूं, उससे पहले हम सवालों पर नजर डालते हैं कि शांति की अपील के बाद आखिरकार टकराव की स्थितियां क्यों हैं। सवाल इस बात को लेकर के भी है कि राज्यों पर दबाव से क्या कानूनों का कोई समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है या फिर आगे आने वाले दिनों में आएगा। अब सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहा है
कि आंदोलन की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आखिर कौन है जो आंदोलन की आड़ में माहौल खराब कर रहे हैं और इस खराब माहौल से क्या किसानों को कुछ मिल पाएगा, इससे किसका नुकसान होगा, किसको फायदा होगा और क्या किसान आंदोलन अब राजनीतिक हो चला है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। इन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है, उससे मैं आपका तारुफ करवा दूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अमनदीप केसरी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। और राजेश दहिया हमारे साथ हैं, किसान नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजेश दहिया से ही शुरुआत करेंगे। राजेश दहिया जी, आरोप इस बात को लेकर के लगाए जा रहे हैं कि किसान आंदोलन अब राजनीतिक हो चला है, साथ ही साथ इस बात को लेकर के भी कि जब बातचीत हो रही है और सरकार कर रही है कि आप अपनी बात जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर किसान इस पर क्यों अड़े रहे कि उन्हें हाईवे को जाम करना है, उन्हें सचिवालय का घेराव करना है, कैसे हम इसे देखें? हेलो, किसान रहा है और उसका है कि जब वो अपना आंदोलन कर रहा है बॉर्डर पर बैठा हुआ, जिसने हर ऋतु को जाने दिया है। किसान ने संसद लगा के दिखा दिया, किसान ने वो सारे प्रोग्राम कर दिए जैसे जो विधायक और एमपी करते हैं, लेकिन उनके उसमें कोई गुंडागिर्दी नहीं हुई। यहाँ जो करनाल में हुआ है वो आप सभी ने देखा है कि एक एसडीएम किस तरह से गंदी भाषा बोलता है, जिसके तहत अगर कोई किसान बोलता तो उस पर राजद्रोह का केस दर्ज हो जाता, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री उसको बचाने में लगे हुए हैं। आज मैं आपको रहमान जी आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि जो हमारा देश 70 साल से आजाद हो चुका है और वो आज भी इस तरह पीछे है कि वो आज भी हमें गुलामी की तस्वीर दिखाता है। जो शहीद भगत सिंह ने कहा था कि हम अंग्रेजों के तो आजाद हो जाएंगे लेकिन अपने काले आदमियों में गुलाम रहेंगे। हमारे जो किसान थे वो रामलीला ग्राउंड में जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को पता नहीं क्या होता है कि उसने हमारे किसानों पर लाठीचार्ज करवाया, वहां वाटर कैनन चलाए, आंसू गैस के गोले छोड़ के उनको मजबूर कर दिया बॉर्डर पे बैठने के लिए। उसके बाद भी 10 महीने में तसल्ली नहीं हुई कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इस आंदोलन को अपने जो विधानसभा क्षेत्र करनाल उसमें घुसेड़ दिया, जबरदस्ती किसानों को फंसा दिया कि ये आए और करनाल में आके माहौल को खराब करे। हम खराब करना नहीं चाहते थे। आपने कल देखा होगा कि इन्होंने 5 जिलों के तो इंटरनेट बंद कर दिए, रूट्स डाइवर्ट कर दिए। और मैंने कल भी बताया था कि हम 25 लाख का मुआवजा मांग रहे हैं जो किसान हमारा शहीद हुआ है, और एक नौकरी मांग रहे हैं, और घायल आदमी को सिर्फ 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं, जो कम से कम 50 लाख से भी कम पड़ता होगा। लेकिन इन्होंने 50 लाख से ज्यादा का तेल फूंक दिया। इतने हमारे जो है ये पुलिस वाले इनको परेशान कर दिया, सारा अफरा तफरी का माहौल कर दिया खराब। तो इसका जिम्मेवार कौन है? और आज फिर हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये ड्यूटी तो प्रशासन की है, फिर मुख्यमंत्री किस लिए बैठा हुआ है? अगर सारी ड्यूटी डीसी एसपी की है तो फिर सरकार की जरूरत ही क्या रहेगी? ठीक है राजेश दहिया जी, जो है वो हमारे मुख्यमंत्री की पड़ती है। प्रदेश को चलाना का जिम्मा मुख्यमंत्री का पड़ता है। अगर प्रदेश में कोई गड़बड़ होती है उसकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की होती है। प्रशासन तो एक उसका मोहरा होता है कि उसके आदेश को पालन करने वाला एक। लेकिन आप में भी तो दहिया साहब अब एक राय नहीं है ना किसान नेताओं में भी? क्या बताइए। हमारे साथ मानगुट के नेता हैं गुणी प्रकाश जी। गुणी प्रकाश जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी सर। गुणी प्रकाश जी, क्या किसानों का हाईवे जाम करना, जब किसानों से कहा जा रहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, एक जगह है जहां पर आप बैठक कर लीजिए, इसके बावजूद किसानों का सचिवालय घेराव पर जाना आप उचित मानते हैं? नहीं साहब, जो ये आंदोलन है कृषि कानून के खिलाफ था, ये कभी भी गैर राजनीतिक नहीं रहा। इसके पीछे पूरी तरह से राजनीतिक सोच थी और किसी तरह से राजनीति का जो उद्देश्य है इन लोगों का उसको हासिल। अब ये कह रहे थे कि हमने तो शांतिपूर्वक आंदोलन किया, क्या लाल किले पे हमला करना, अपमान करना, क्या वो शांतिपूर्वक था? वहां एक महिला जो बंगाल से आई थी उससे बलात्कार करना, कोविड अस्पताल पे हमला करना और जो जबरदस्ती थानों का घेराव करना, मंत्रियों को पीटना, वो करना। और आज भी जो ये कर रहे हैं, जो ये सिर्फ एक अराजकता का माहौल है। किसान आंदोलन तो गायब हो गया, अब तो सरेआम कहा इन्होंने कि हमने तो सत्ता चाहिए, हमने तो राज चाहिए, हमने तो। लेकिन राजेश दहिया तो कह रहे हैं कि अभी भी किसान आंदोलन राजनीतिक नहीं है, किसान अपनी बात कहें तो किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ जी रहमान जी, जब हमारा
स्वतंत्रता के लिए हम लड़ाई लड़ते थे ना अंग्रेजों के आ रहा हूं, खिलाफ, प्रोफेसर वो कुछ साहब, मैं गद्दार आपके हमारे पास आ वहां रहा भी जाते थे अंग्रेजों के साथ मिलने नहीं, के लिए। गद्दार तो वो आप हमारे हैं। गद्दार गद्दार होते के थे, नाम वो पे उनको गद्दारी ये नहीं कर कहते रहे कि वो हैं। भारतवासी हैं, थे वो गद्दारी, भारतवासी, वो लेकिन वो गद्दार गद्दार होते तो थे आप हैं। कि जो अंग्रेजों के पास गद्दार- जाके अपनी गद्दार वो लोग चलन हैं भरते जो थे। किसानों तो पे इसलिए लाठी ये जो चलवा करके राजनीति किसानों कर के रहे प्रति हैं। अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं ना कि किसानों ने जाम किया। अरे किसान तो जाने लग रहे थे, किसान क्यों जाम करेंगे? आपको रास्ता नहीं, चाहिए, दया तो साहब, सरकार का ड्यूटी दया देने साहब, के अब लिए। किसकी बात मानी जाए? या तो आपकी बात माने किसानों को लेकर के, गुणी प्रकाश जी की बात माने, किसकी बात माने? आप सर उस एसडीएम की बात मान लो जिसने लठ फुड़वाए, हमारे सिर फोड़े थे, उसकी बात मान लो आप। जो उसने कहा था कि सिर फोड़ दो, कमाल करे आप हमारी क्यों मान रहे हो? क्यों गुरी प्रकाश की मान रहे हो? आप एसडीएम साहब की बात मान लो। मैंने तभी जो तो कहा आए ना कि आप आंदोलन लोगों में करने, एक राय उसका नहीं सिर फोड़ है। दो। बस यही नहीं, यही तो है जो आपके प्रजातंत्र में रहमान कि जी, आप अपनी एक आवाज उठा मिनट। सकते हो। हाँ जी, अगर आवाज उठाओ तो सिर फोड़ दो, अगर जी। आप अपना पंचायत करो तो रास्ता रोक दो। ये तो लेकिन कहना आप ये शुरू कह रहे हैं कर दिया। अराजकता की छूट होनी चाहिए, जब चाहे अराजकता हाईवे तो को जाम कर दिया प्रशासन जाना ने किया चाहिए, ना, जब जो जहां करनाल चाहे का प्रशासन है, सचिवालय का उसका घेराव कर आरोप देना प्रशासन चाहिए, है करनाल ना? ने किया है। दैया साहब, आप ये कह रहे हैं, हाँ जी, आप ये कह रहे हैं अराजकता की छूट दे दें सरकार? नहीं हम कब कह रहे हैं? वो तो गुणी हम तो प्रकाश कहते जी हैं, कह रहे हैं हम कि तो आप अपने- ये पूरे राजनीतिक हो गए हैं और अपना राजनीतिक एजेंडा चलाना चाहते हैं। ऐसा है रहमान जी, इस हिंदुस्तान का रहमान जी आदमी कौन हर है एक यहाँ पर? राजनीतिक है। जो वोट डालने जाता है ना, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेरा वोट नाम डालता हेमंत है। तो उससे उसकी मनसा जाहिर होती है कि वो दैया कांग्रेस का है, साहब, बीजेपी दैया का है, साहब, या मेरा किसी नाम और राजनीतिक हेमंत पार्टी है। या किसी बीएसपी का है। अगर कोई आदमी वोट डालता है तो उसके मन से डालता है कि वो किस पार्टी की तरफ से इंक्लिनेशन है। हमने चलिए, जब वोट डाली थी, प्रोफेसर हमने वीरेंद्र बीजेपी जी, को वोट डाली थी। प्रोफेसर एक कमेंट सबके हो जाए। प्रोफेसर वीरेंद्र जी, राजेश दया कह रहे हैं कि किसके साथ बात की जाए, कौन सुनने वाला है और कौन हमें सुन रहा है? जब 9 महीने से ज्यादा वक्त से किसान बैठा हुआ है, हम अगर किसानों की बात नहीं करें, किसकी करें? दहिया साहब, वीरेंद्र चौहान, वीरेंद्र जी, आपको आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ हेमंत भाई जी, कि राजेश दहिया जी गए थे मुजफ्फरनगर, और जब से टिकैत बाबू ने वहां अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तब से ये जो है रहमान को ही याद कर रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये सांप्रदायिक आधार पर ही करने वाले हैं अब सब कुछ। खैर, उस विषय को छोड़ते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगा जी, कि ये कह रहे हैं बात किससे करें। साहब, अगर ये कृषि कानून, उनमें आप कुछ बदलाव चाहते हैं, आपको उनमें कुछ खराब लग रहा है, तो बात तो भारत की निर्वाचित सरकार से करनी पड़ेगी, और उन कानूनों में कोई परिवर्तन, संशोधन अगर होना है, वो भारत की निर्वाचित संसद करेगी। ये बात राजेश दहिया जी को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। हिंदुस्तान में कानून बनाने का अधिकार, हिंदुस्तान में कानून बनाने की ताकत और कानून में बदलाव की ताकत वो भारत की संसद के पास है। मुट्ठी भर किसान जत्थेबंदियां जंतर मंतर पर बैठकर कुछ अपना तंत्र मंत्र पढ़ेंगी, उसको संसद नहीं कहते। संसद जनता चुनती है, और जनता की चुनी हुई संसद ने कानून बनाए हैं, वो संशोधन भी कर सकती है, पर जब भी करेगी वही करेगी। ये बात आपको समझनी चाहिए राजेश जी। आप समझते भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं। दूसरी बात, एक मिनट राजेश जी, आपने बात की बात कही, अगर सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं होती तो 11 दौर की वार्ता नहीं होती। सरकार ने 11 दौर की वार्ता इस आंदोलन के अगुवा जो भी हैं उनके साथ की, उनकी आशंकाओं को सुना। उनकी आशंकाओं को सुनने के बाद सरकार ने लिखित में उन आशंकाओं को दूर करने के लिए अपनी ओर से पहल की, अपनी ओर से प्रस्ताव दिए कि हम ऐसा कर देते हैं ताकि आपके मन में जो निराधार आशंकाएं हैं या उनमें कोई हल्का फुल्का आधार भी है तो वो दूर हो जाए। मगर वार्ता में अगर किसी की रुचि हो तो वार्ता आगे बढ़ेगी। वार्ता टूटी इसलिए कि वार्ता में हमारे मित्रों की, आंदोलनकारियों की और उनके अधिकांश आंदोलनजीवी नेताओं की कोई रुचि नहीं थी। अब भी करनाल में जो आज हुआ
इससे पहले भी लगातार वार्ता के लिए किसान प्रतिनिधियों को, आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों को प्रशासन ने अपनी ओर से पहल करके बुलाया, लेकिन जब एक पक्ष बुला भी रहा हो, बात भी कर रहा हो, और दूसरा पक्ष केवल और केवल उत्पात, उपद्रव, हुड़दंग या हिंसा होने का इंतजार कर रहा हो, जिसको फायदा इस बात में हो कि कुछ किसानों को किसान वहां उपद्रव करें और उपद्रव की प्रतिक्रिया में या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल प्रयोग करे और फिर ये बल प्रयोग के चित्र दिखाकर, वीडियो क्लिपिंग्स दिखाकर अपने उस ठंडे पड़ते आंदोलन में उसके लिए ईंधन जुटा लें। तो भाई बात का अर्थ बचा क्या, बात का मायने क्या बचते हैं? एक छोटी सी बात और मुझे आप कह लेने दीजिए। आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान के साथ की, टिप्पणी के साथ की। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बहुत लहरा कर कहा कि गांधीवादी आंदोलन है। मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला से, राजेश दहिया से और इस आंदोलन के कर्ता धर्ता आंदोलन जीवियों से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या कभी महात्मा गांधी ने किसी के टेंट उखाड़े थे अपने विरोधी के? क्या कभी महात्मा गांधी या उनके कोई अनुयायी अपने राजनीतिक अथवा वो तो विदेशी हमलावर यहां पर बैठे हुए थे, विदेशी कब्जा करके बैठे हुए थे, क्या महात्मा गांधी के कोई अनुयायी उनकी तरफ कब्जी लेकर भागे थे, उन पर पथराव करने गए थे? महात्मा गांधी तो हिंसा और उपद्रव होने पर आंदोलन वापस ले लिया करते थे। उनसे मैं सहमत असहमत हो सकता हूं, परंतु मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला से पूछना चाहता हूं कि इस किसानों के तबके के आंदोलन के बहाने वे उस महात्मा गांधी को बदनाम करने पर क्यों? वीरेंद्र चौहान जी हो गया। वीरेंद्र चौहान जी, ठीक है, बजरंग जी इसका जवाब दीजिए। और रणदीप सुरजेवाला जब ये कहते हैं कि यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक है, गांधीवादी तरीके से, बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। मैं आपका सवाल पूछ रहा हूँ सर, एक मिनट चौहान साहब, एक मिनट में आपका सवाल पूछ रहा हूँ। बजरंग दास जी ये बताइए, बीजेपी कह रही है कि इतने सारे नेताओं पर हमले किए गए। मुख्य मुद्दे पर आ जाओ। मैं मुख्य मुद्दे पर आ रहा हूँ बजरंग दास जी। बजरंग दास जी मेरा सवाल सुन लीजिए। बजरंग दास जी, मुख्य मुद्दा नहीं दिखाई दिया। महात्मा गांधी का नाम घसीटने वाले एक बार महात्मा गांधी का नाम लेने के अधिकारी है क्या? चौहान साहब एक मिनट, चौहान साहब को सुन लीजिए। गर्ग साहब क्या गर्ग साहब, चौहान साहब एक मिनट, चौहान साहब आप बोलिए ना। चौहान साहब शांत हो जाइए, बाकी लोग भी हैं। चौहान साहब बाकी लोग भी हैं। चौहान साहब बाकी लोग भी हैं। चौहान साहब बाकी लोग भी हैं। गर्ग साहब कमाल कर रहे हो। हेमंत जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। गर्ग साहब सुनिए तो, मेरी बात तो सुन लीजिए। देश का किसान, प्रदेश का किसान, देश का आड़ती, प्रदेश का आड़ती 3 कृषि कानून नहीं चाहता तो सरकार क्यों जबरन? आप कौन है करने वाले? 3 कृषि कानून आप आड़तियों की पैरवी कर रहे हैं किसानों की? चौहान साहब शांत हो जाइए, मैंने आपको वक्त दिया है, आप बोल रहे हैं, बाकी लोगों को सुन लीजिए। किसान नहीं चाहता, आपने कैसे निष्कर्ष निकाला कि समझा रखा है? चौहान साहब, बोलते हैं इनको एक अच्छे नेता की ये पहचान होती है कि वो कितना सुनता है दूसरों को, अपनी बात तो रखते ही हैं, कितना सुनता है। अच्छे नेता की पहचान भी होती है चौहान साहब। और जब सब अपने अपने और बजरंग गर्ग साहब एक मिनट शांत हुई, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उससे शुरुआत कीजिए। जवाब दे रहा हूँ, बस सुनो मेरी बात। हाँ। मुझे टाइम दो, आपने 6 मिनट टाइम दिया, हमें 2 मिनट में तकलीफ हो रही है। मैं समझाना चाहता हूँ, जिस प्रकार ये तानाशाही आपके चैनल ने दिखाया, बार बार मुजफ्फरनगर सीन दिखाया, पहले लाठी चार्ज हुए, गोले मतलब आंसुओं गोले दाबे गए इनके ऊपर, पानी की पिछोड़ लगाई गई, उसके अलावा झूठे मुकदमे इनके ऊपर देशद्रोही के दर्ज करवाए गए। ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। भाई हर एक व्यक्ति को आंदोलन करने का अधिकार है, हर एक व्यक्ति को अब आपके अधिकार है। एक एसडीएम सरकार के इशारे पर ये कहता है किसानों के सिर फोड़ो, चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बैठा हूँ, एक एसडीएम की क्या औकात
एक आइटम की कोई औकात नहीं। गर्ग साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गर्ग साहब इतने उत्तेजित मत होइए। गर्ग साहब इतने उत्तेजित मत होइए, आराम से अपनी बात कह सकते हैं आप। और जब हमने आपको बुलाया है, मौका दिया है, तो आपकी बात सुन रहे हैं। मैं प्यार से बोल रहा हूँ। महात्मा गांधी सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। गर्ग साहब आप करनाल का जिक्र करते हैं तो आप मोगा का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? फिर मैं करता हूँ। आप पंजाब में किसानों पर लाठीचार्ज का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? वहाँ कौन सा स्ट्रीम था? बयान जो आया है मैं उसका खुला समर्थन करता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना गर्ग साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गर्ग साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पूछाने के लिए चौहान साहब एक मिनट शांत हो जाइए सर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए। आपको बोलने का पूरा मौका दिया, अब आप प्लीज। 3 कृषि कानून आनंद जी, 3 कृषि कानून में एक भी लाइन ऐसी बता दे जो किसान के हित में मैं मान जाऊं या मैं बताऊं। अच्छा सुनिए गर्ग साहब सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने तीनों कानून पढ़े हैं ना? पढ़े हैं ना? बिल्कुल अच्छे से पढ़े हैं। मेरी लाइन ही है भाई साहब, हेमंत जी मैं आरती तो सुनिए ना, सुनिए फिर मेरे को ये बताइए गर्ग साहब, बताइए ना मुझे, सुनिए मेरे को ये बताइए कि कहाँ लिखा हुआ कि किसान की जमीन हड़प ली जाएगी? हाँ ये आपने 10 सवाल पूछा। एक तो इसके अंदर आप देखिए कहाँ लिखा हुआ, बताइए ना, पहला बताइए। सुनो हेमंत जी, इसमें साफ लिखा हुआ है जो भी किसान की जमीन कोई बड़ी बड़ी कंपनी ठेके पे लेगी, उस जमीन के ऊपर, उसकी खेती के ऊपर वो कंपनी वाला लोन ले सकता है। जमीन किसान की लोन लेगा बड़ी बड़ी कंपनी। कहाँ लिखा हुआ है पढ़ के सुना दीजिए ना सर। आप लिखा हुआ साफ देख लो, मैं आपको कॉपी भेज दूंगा, भेजिए मत, सुनाइए मुझे। और अगर और सुनिए ना सर, सुन लीजिए गर्ग साहब, सुन लीजिए, जब आप बोल रहे हैं तो सुनना सीखिए। सुन लीजिए, पंजाब में क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रही है? मेरी बात सुन लो, कुछ नहीं हो रहा पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। राजस्थान पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, आप कह रहे हैं। कुछ नहीं गर्ग साहब आप कह रहे हैं पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। कोई भी ऐसा कानून लागू नहीं है। आप किसान नेता और इस कानून में ये कहाँ लिखा हुआ है कि जब किसान और व्यापारी के, किसान और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन का कहाँ लेगी मुझे बताइए। साफ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? अनाज की स्टॉक सीमा खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, सीमा खत्म हो जाएगी। अमनदीप केसरी शांत हो जाए। गर्ग साहब आपका सवाल मैं उनसे पूछूंगा। गर्ग साहब आपका सवाल मैं पूछूंगा। 10 गुना प्रॉफिट कमाते हैं जो गर्ग साहब थोड़ा पानी पीजिए। इसी प्रकार अनाज के अंदर ये जमाखोरी करके देश के अंदर, ठीक है, आप जो रटा लेकर के आते हैं, आपके पंजाब में किसानों पर लाठीचार्ज वो उचित है, और आप अब जो है हरियाणा में लाठीचार्ज हो गया वो अनुचित हो गया। एक बार हुआ क्या हेमंत जी? स्टार्टिंग देख लो आप, 20-20 फुट के गड्ढे खुदवा दिए। वो मैं देख रहा हूँ ना, मैं आपकी बात, मैंने आपकी, ऐसा तो नहीं है कि गर्ग साहब मैंने आपकी बात नहीं सुनी हो। अब शांत हो जाए, आपकी बात पूरी हो गई। गर्ग साहब एक दिन काम थोड़ी है, जवाब नहीं देंगे आप। कृषि मंत्री क्या करते रहने का? किसानों को तो मरना ही। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है। अमनदीप केसरी जी बोलेंगे। गर्ग साहब शांत हो जाइए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, अच्छा रहेगा। अमनदीप केसरी अभी आपने गुणी प्रकाश जी को सुना, वो कह रहे हैं कि यह आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। आपने कांग्रेस को सुना, उनको याद होता है करनाल का तो जिक्र वो करते हैं, लेकिन पंजाब में लाठीचार्ज का जिक्र कभी नहीं करेंगे। जी हेमंत जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं टिप्पणी करूंगा। जो करनाल के अंदर हुआ वो हमारी पुरानी यादें ताजा करता है। आजादी के समय से पहले जिस तरह से अंग्रेजों के अनुयायी, जो अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। मैं कंडेला पर जाऊंगा फिर केसरी साहब। आप बिल्कुल जाइए कंडेला पे, आप चाहे दिल्ली जाइए यार, आप बात सुनिए। आप जाने के लिए बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं आप? हाँ बोलिए। आप फालतू के रटे रटाए चौहान साहब के जो, मैंने चौहान साहब का रटा रटे। अमनदीप केसरी प्लीज, अमनदीप केसरी मैं किसी का रटा रटा नहीं। आप संभाल करके, आप ये गलत बोल रहे हैं, आप ये गलत बोल रहे हैं। अमनदीप केसरी आप ये गलत बोल रहे हैं। अमनदीप केसरी आप अपनी बात कीजिए, आप इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते हैं। पार्टी का चैनल है क्या ये?
भारतीय जनता पार्टी मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ और मेरे सवाल पूछने का हक है आपसे। आप सुनेंगे तभी तो समझ आएगा। हाँ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप ये गलत बातें मत कीजिए यहाँ पर बैठ के। जिस तरह से वो अलाउ नहीं करूंगा अमनदीप केसरी। आपको कंडेला पर इतनी परेशानी क्यों हो जाती है? किसानों के वहाँ किसान नहीं थे लाठीचार्ज में, वहाँ पर गोलीकांड में किसान नहीं था केसरी साहब। जनरल डायर की याद दिलवाता है और हमें याद दिलवाता है कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपने अनुयायियों को छोड़ के गए, जिन्होंने कभी उनका विरोध नहीं किया, जो उनकी नीति पर चलते हैं, जो पूंजीपतिवाद को बढ़ावा देते हैं, जो फूट डालो राज करने में विश्वास रखते हैं। उन काले अंग्रेजों का भी अंत होगा, जैसे लाला लाजपत राय ने कहा था। भाई कंडेला में गोली चली थी या नहीं चली थी केसरी साहब, बता दीजिए ना। क्या बताऊंगा आपको मैं, आपको समझ नहीं आ रहा। जिस तरह से जनरल मेरे को समझ में आ रहा सीधी तरह से। केसरी जी, कंडेला में गोली किसने चलवाई थी आप बोलिए ना। अरे कंडेला में गोली भी इन्हीं जनरल डायरों ने चलवाई। वो जनरल डायर वाली गोली नजर नहीं आ रही थी वहां पर, टॉफी बांटी जा रही थी किसानों को। अगर आप व्यक्तिगत होकर के बात करेंगे ना अमनदीप केसरी, जवाब मिलेगा आपको पूरा। के ऊपर है क्या ये बहस? कंडेला के ऊपर। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, गोली चल रही थी जब कंडेला में। और आपके लोगों ने आरोप लगाए थे कि हुड्डा, आपके लोगों ने ही आरोप लगाए कि हुड्डा ने साजिश रची थी। हरियाणा के किसान को वो पता है। शर्म आनी चाहिए जो गोडसे के समर्थक जनरल डायर ओम प्रकाश चौटाला बने आपके। चलिए एक मिनट बात सुन लीजिए, अमनदीप केसरी की बात सुन लीजिए। केसरी साहब, अमनदीप केसरी एक मिनट शांत हुई। अमनदीप केसरी केसरी जी बिल्कुल, मैं आवाज पे मुद्दे पर आते हैं। देखिए केसरी जी, चौहान साहब एक मिनट देखिए, केसरी जी को भी पूरा वक्त मिलना चाहिए, उनकी बात करें। केसरी साहब, मेरा सवाल ये सीधा सा कि अगर सरकार करे कि शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन कर सकते हैं और प्रदर्शन करने का हक किसी को है, आज करनाल की बात कर लें, सरकार ने कहा कि आप हाईवे जाम करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, अराजकता की स्थिति हम नहीं आने देंगे जी। अब आखिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, हल कैसे निकलेगा? और इसी बीच आपने गुनी प्रकाश जी को भी सुना, उसी बीच आपने राजेश दहिया का बयान भी सुना। प्रकाश जी की भी बात का जवाब दूंगा। पहला निवेदन आपसे ये है कि आप बात में टोके ना, ये कोई और हाँ बोलिए ना। अगर मुझे आपको बोलने नहीं देना होता तो मैं क्यों आपसे सवाल करता? बोलिए ना। तो किसी और मैं बताता हूँ। पहला सवाल आपका ये है कि शांतिपूर्वक तरीका कैसे निकलेगा। अभी तक आपने सिर्फ ये बताया कि किसानों को क्या क्या बोला गया। क्या किसानों ने जो बोला जिस दिन वो बताएंगे और जिस दिन वो सरकार को समझ आ जाएगा तो फिर केसरी साहब आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आपने, देखिए आप बात करना ही नहीं चाह रहे, फिर आप उल्टे सवाल उठा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं टोकू नहीं। क्या हमने नहीं बताया कि किसान क्या कह रहे हैं? क्या हमने कभी नहीं बताया? नहीं, तो आप ये बताइए ना। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, आप फिर जा रहे हैं उसी में। आप बोलिए केसरी जी, बोलिए। लोकतंत्र में जब सरकार कह रही है, मंत्री कह रही है कि सबको अपना मांगे रखने का अधिकार है और शांतिपूर्वक तरीके से मांगे रखिए, तो लोकतंत्र के अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी कैसे कह सकता है कि लोगों के सिर फोड़िए? ये कौन सा अधिकार है? कौन से संविधान में लिखा है? आप बताइए कहाँ लिखा है ये कि सिर फोड़िए लोगों के? उसके ऊपर सरकार क्यों नहीं? और किसानों की केवल इतनी सी बात थी, कोई 7 तारीख की महापंचायत ऐसी नहीं रख दी। पहले अल्टीमेटम दिया गया कि आप उस अधिकारी पर, उस जनरल डायर पर कार्रवाई कीजिए, अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो हम आएंगे। अब दूसरी बात सुन लीजिए, आप गुनी प्रकाश जी का जो सवाल कर रहे थे। पहला सवाल मैं हेमंत जी आपको ये बताना चाहूंगा, आपने कहा कि किसानों में एक राय नहीं बन रही। गुनी प्रकाश जी हैं, वो तो शुरू से ही कृषि कानूनों के हक में है, तो एक राय क्या, वो तो शुरू से ही खिलाफ है। आज थोड़ी उनकी कोई राय बदल दी है, ये बिल्कुल गलत है। गुनी प्रकाश जी तो शुरू से ही खिलाफ हैं, उनकी अलग राय है। और जो कृषि कानूनों के खिलाफ है वो एकजुट होकर के संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी संयुक्त किसान मोर्चे और किसानों की सभी मांगों का पूर्ण जोड़ समर्थन करती है। और सबसे बड़ी बात, आज किसानों ने उन चेहरों को बेनकाब किया है जो गोडसे के समर्थक थे, आज गांधी के नारे लगा रहे हैं, आज गांधी की गाथा गा रहे हैं। उन चेहरों को किसानों ने बेनकाब किया है। मैं आप आ रहा हूँ, रुक जाइए, पहले के कमेंट होने दीजिए। चौहान साहब तारीफ कर रहे हैं, गोडसे के समर्थक आज गांधी की तारीफ कर रहे हैं। ये अंग्रेजों के अनुयायी नहीं तो कौन है? ये अंग्रेजों के अनुयायी हैं जो छोड़ करके अंग्रेज चले गए। उन्हीं के राह पर ये देश चलाना चाहते हैं, उन्हीं के राह पे प्रदेश चलाना चाहते हैं। जिनके नेता डायर हैं ओम प्रकाश चौटाला,
केसरी जी उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात पूरी हो गई होगी। केसरी साहब, अमनदीप जी, क्रांति पैदा करके इन काले अपने नेता को डायर बताने वाले, अमनदीप जी आपकी बात पूरी हो गई है। गुणी प्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? गुणी प्रकाश जी, आपको क्यों लगता है कि किसान जो है वो भटक गया है अपने रास्ते से? इन्हीं लोग के प्रवक्ता हमारे पास बैठे हैं, मनदीप केसरी। हाँ जी, वो कह रहे हैं किसान तो अपनी राह पर हैं, कुछ नेता हैं जो लगातार किसानों के खिलाफ रहे हैं, वो भटके हुए हैं। नहीं साहब, ये जो 3 कृषि कानून है, ये शरद जोशी साहब ने 1993 में खुली बाजार व्यवस्था में उसके हिमाती थे, और खुद बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा जो बिचौलिया आड़ती है वो किसानों को मंडी में लूट रहा है और मंडी को कत्लेआम कर रहा है, ये सबका कहना था। खुद राकेश टिकैत ने कहा था 3 कृषि कानून मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिली, लेकिन उसके बाद ये सारे का सारा आड़तियों ने फंडिंग करके और कांग्रेस ने प्रायोजित करके ये सारे का सारा मसला अब तो राजनीतिक हो गया। खुद गुरनाम सुबुद्दीन ने भी कहा कि सत्ता में आओ एमएलए, अब कृषि कानून छोड़ गए, कृषि कानून का कोई मतलब नहीं है। अब सत्ता में बातेदारी के लिए अब ये बताओ, ये कोई भी आंदोलन एक चीज से लड़ा था। अब ये कह रहे हैं कि लाठी हमारे यहाँ भजनलाल ने मारे, कितने किसान मारे बताओ, बंसीलाल ने मारे कि वो डायर था, खुद चौटाला ने कितने मारे, खुद मेरे को गोली लगी थी किशन घाट में, 14 महीने में जेल में रहा। देशद्रोह के मुकदमे ओम प्रकाश चौटाला ने किया था और 10 मुकदमे थे देशद्रोह के। जल्दी से जवाब, एक कमेंट में जल्दी से जवाब दीजिए केसरी साहब, जल्दी से। ये निसिंग कांड की बात कर रहे हैं, वहां पर मैं इनको दुरुस्त कर दूं, इनको याद होना चाहिए मुख्यमंत्री कौन था। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री नहीं थे, जिनके झंडे उठाए हैं बजरंगलाल मुख्यमंत्री थे। चलिए ठीक है, बजरंग दास गर्ग साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रायोजित है ये। गर्ग साहब देखिए हेमंत जी, कांग्रेस खुले तौर पर कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, हर आंदोलन में साथ है। यहाँ तक किसान, कर्मचारी, मजदूर, आम जनता के हित की लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। मैं एक ही बात समझाना चाहता हूँ, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये किसान आंदोलन पवित्र है, और दूसरी तरफ उनको उकसाते हुए कभी कहते हैं टुकड़े टुकड़े गेम है, कभी कहते खालिस्तानी है, कभी कहते आतंकवादी है। इनका किसी मंत्री हरियाणा का वो कहता है किसानों को तो मरना था, लेकिन गर्ग साहब मेरा एक सवाल है, मर गए वो घर में मरता ही। और इनके आप एक केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी जी क्या कहती है, किसान तो मवाली है। कौन उकसा रहा है इनको? इनको ये सरकार उकसा रही है। सरकार क्या चाहती है? देखो, हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो जाए, हरियाणा में जाट लोनदार का झगड़ा हो जाए, दंगे हो जाए, भाईचारा खराब हो जाए, हम अपनी राजनीतिक गेम खेल जाए। इनकी सिर्फ राजनीतिक सोच है। अगर इनकी नीयत ठीक है तो हरियाणा मुख्यमंत्री को पहल करनी चाहिए, किसानों से बातचीत करके। तो केंद्र का मसला है ना गर्ग साहब, ये तो केंद्र का मसला है ना 3 कानूनों का, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री इस पर क्या करेंगे? कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी, किसानों से बातचीत करके प्रधानमंत्री जी से मीटिंग करवाकर ठीक है। चौहान साहब मुख्यमंत्री इसमें पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? गर्ग साहब पूछ रहे हैं आपसे जी। क्या जी? चौहान साहब से जवाब दे रहा हूँ जो आपने सवाल उठाए हैं, है ना? चौहान साहब बोलिए, जवाब दीजिए, जो गर्ग साहब ने सवाल उठाए उसका जवाब दीजिए। देखिए, भारत में और हम हरियाणा में जब से हमने होश संभाला तब से ये बात तो किसान नेताओं से सुनते आ रहे हैं कि आड़तियों का एक वर्ग है जो किसानों का हमेशा शोषण करता रहा है, और उस तरह के शोषण किसी का भी कोई भी करे वो स्वीकार्य नहीं हो सकता प्रजातंत्र में। उसी के खिलाफ शरद जी ने कभी ये कहा था कि मंडी के बंधन से किसान को मुक्त करना चाहिए, मुक्त बाजार की बात उन्होंने कही थी। वे किसानों के बड़े नेता थे, गुणी प्रकाश जी उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे खुशी है। बजरंग जी रुक जाओ, बजरंग जी रुक जाओ, बजरंग जी रुको, बजरंग जी रुक जाओ, बजरंग जी इनको म्यूट करवाइए, उनकी बात भी सुन लीजिए, फिर मैं राजेश दे जल्दी देखिए, समय बर्बाद मत कीजिए, बीच में मत बोलिए सर, आपकी बात के बीच में कोई बोलेगा मैं टोकूंगा कि आपकी बात सुनी जाए, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप अपनी बात रख पाए।
ताकि बीच में मत बोलिए गर्ग साहब। किसान को आप लूट सको। गर्ग साहब बीच में मत बोलिए ना। पोले दामों में खरीद सके। इनको रोक दीजिए अगर आपके पास कोई ताकत है तो। किसान की फसल भी मेरे पास ऐसी कोई ताकत अभी नहीं है कि मैं उनको म्यूट कर पाऊँ। आप म्यूट करें इनको, ये मेरी बारी में कैसे बोल सकते हैं? गर्ग साहब मेरा आपसे निवेदन है बहुत प्यार से। गर्ग साहब आपसे बहुत प्यार से निवेदन है, समय जाए मत होने दीजिए प्लीज। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपसे कहना चाह रहा हूँ गर्ग साहब आप सुन लीजिए ना पहले। आप इतना गुस्सा क्यों है, क्यों इतना आक्रोश आप में? जब किसान के पास जाते हैं तो अरे रुक जाओ भाई, बजरंगी बहुत हो गया तमाशा। रुक जाओ गर्ग साहब रुक जाइए ना। गर्ग साहब को म्यूट कीजिए, इनकी आवाज म्यूट कीजिए। बताइए चौहान साहब। हेमंत जी, मुझे खुशी हुई गर्ग साहब ने आज ये स्वयं कहा कि आप मेरी बैकग्राउंड नहीं जानते, मैं आड़ती हूं। तो जब आड़ती होकर किसान के मसले पर कोई बजरंग दास गर्ग बोलेगा तो किसान के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर पाएगा। ये बात किसानों के अलग अलग संस्थाओं के दो प्रतिनिधि बैठे हैं, ठीक है, लेकिन चौहान साहब देखिए इस पर तो आना पड़ेगा ना कि इतने लंबे समय से अगर किसान बैठा है और उसका आप पहले कहते थे कि किसान ही नहीं है, अब तो कम से कम आप किसान तो मान रहे हैं, लेकिन उसकी समस्याओं को लेकर बात तो करनी पड़ेगी ना सर। आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते क्या? क्या इरादा है? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। इनको चुप कराइए तो मैं बोलूंगा। वो चुप है। क्या बोलेंगे? कहाँ चुप है भाई? मैं चुप हूँ। गर्ग साहब का ऑडियो म्यूट कीजिए। गर्ग साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास में, 2 सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास में। गर्ग साहब ज्यादा चिल्ला करके बोलने से अपने काले कारनामे छिप नहीं जाते हैं। मैं आपसे इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चुप हो जाइए, थोड़ा सा सुन लीजिए। पहले जब आप बोल रहे थे सब सुन रहे थे ना सर। ये कौन सी तानाशाही है आपकी गर्ग साहब? फिर आप कहेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। जब आप किसी और को नहीं बोलने देंगे, किसी और को सुनेंगे नहीं, तो आप बोलेंगे क्या? फिर आप वही रटी रटाई भाषा का इस्तेमाल करेंगे। सुन लीजिए ना। हेमंत जी संक्षेप में सर। चौहान साहब जल्दी से। मेरी बारी है हेमंत भाई, मुझे बोलने दीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हेमंत जी मेरी बारी भी है। बोलिए। मेरी बात तो शुरू होने दो भाई। आपकी बारी कैसे आ गई बीच में? बोलिए ना। इतनी देर से सबको सुन रहा हूँ। देखिए, अरे सुन लो महाराज, सुन लो कृपा करके सुन लो। मेरा ये कहना है कि किसान और किसानी तो बजरंग जी के लिए सिर्फ बहाना है। आप तो किसानों पर आइए ना सर। तो एक मिनट भाई साहब, कहने बजरंग जी पर व्यक्तिगत मत जाइए। चौहान साहब मेरा निवेदन आपसे, व्यक्तिगत मत जाइए। पूरा नहीं होने दे रहे, मैं व्यक्तिगत नहीं जा रहा हूँ। हाँ, मैं कांग्रेस को कह रहा हूँ। हाँ, बजरंग जी कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं कांग्रेस को कह रहा हूँ। किसान और किसानी तो बजरंग जी के लिए और कांग्रेस के लिए सिर्फ बहाना है। मूल मसला तो हरियाणा में मरी हुई कांग्रेस में प्राण धसाना है, प्राण घुसाना है। कांग्रेस की हरियाणा की लाश को जिंदा करना है। और ये मैं नहीं कह रहा हेमंत भाई, मैं नहीं कह रहा। हरियाणा कांग्रेस की जींद की एक नेत्री का वीडियो वायरल हुआ जिसने कहा कि भला हो किसानों का, उन्होंने आंदोलन कर दिया, वरना हम तो मर गए थे। और इस आंदोलन के लिए हम घी भी भेजेंगे, पैसे भी भेजेंगे और जरूरत पड़ी तो दारू भी पिलाएंगे। तो मूल मसला कांग्रेस के लिए किसान नहीं है, कांग्रेस के लिए उसकी वो सत्ता है जिससे सत्ता रूपी जल से कांग्रेस रूपी मछली जो लगातार हरियाणा के लोगों ने बाहर निकाल के फेंक रही है, ये मचल के कांग्रेस के लोग किसानों के कंधे पर उछल करके बैठ जाते हैं और चाहते हैं कि उत्पात हो, संवाद ना हो, बात ना हो, हल्ला हो, हुल्लड़ हो। इसीलिए इस तरह की हरकतें ये करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस आंदोलन से किसानों को कोई लाभ अब तक हुआ नहीं, आगे होने की संभावना नहीं है। लेकिन इस आंदोलन के कर्ता धर्ताओं ने, चाहे राजेश जी हो, चाहे उसमें भेष बदलकर बजरंग जी की पार्टी के लोग घुसे हुए हों, चाहे लोकदल के लोग हों, इन्होंने शब्दकोश बदल दिया हेमंत भाई। इन्होंने शांति प्रिय आंदोलन है ये कहते, ये रट लगा करके शांति और शांति प्रियता के मायने बदल दिए। शांति प्रियता के इस आंदोलन के हिसाब से मायने हैं पत्थर फेंकना, कस्सी उठाना, तोड़फोड़ करना,
टेंट उखाड़ना। इन्होंने संसद के मायने भी बदल दिए। भारत के संविधान में, साहब मुझे पूरा करने दीजिए, भारत के संविधान में संसद उसे कहते हैं जिसे जनता चुनती है। ठीक है, वो आपने रिपीट मत कीजिए चौहान साहब, जो आपने बोल दिया उसको आप रिपीट मत कीजिए, वो आप सब बोल चुके हैं पहली बार में। चौहान साहब सीधा सीधा बोलिए ना कि बातचीत के जरिए बात होगी, बात बनेगी या नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इसमें पहल कर सकते हैं, क्या किसानों के बीच में और सरकार के बीच में फिर से बात शुरू होगी? मैंने सबको सुना ना, मेरी बात वो आपने पहले वाला रिपीट मत कीजिए ना, संसद बना दी और ये सब। चौहान साहब संसद का इतना लंबा नहीं हो पाएगा, मुझे मेरी बात तो पूरी होनी जल्दी दीजिए। कीजिए। इन्होंने संसद का अर्थ बदल दिया। कुछ लोग सड़क पर बैठकर खुद को संसद कह रहे हैं और जनता के द्वारा चुनी गई संसद को ये काम करने नहीं देते हैं। इन्होंने प्रजातंत्र का अर्थ भी बदल दिया। प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को काम न करने देंगे और उसी को तानाशाह कहेंगे। तो इन्होंने प्रजातंत्र का अर्थ भी बदल दिया, इन्होंने तालिबान का अर्थ भी बदल दिया। ठीक है, राजेश दया जी जवाब दीजिए, राजेश दया जी जवाब दीजिए, राजेश दया जी जवाब दीजिए। और राजेश दया जी सवाल भी है कि इस तरह की राजनीति में किसानों के मुद्दे कहाँ चले जाते हैं फिर? हेमंत जी, उन पर कैसे बात हो पाएगी? ये कर क्या रहे हैं, यही तो सवाल है। हेमंत जी, चौहान साहब हो गया ना, चौहान साहब हो गया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए चौहान साहब, ये किसानों के मुद्दे पर आप भी बजरंगदास जी की जैसे मत कीजिए चौहान साहब, आप भी उनके जैसे मत कीजिए कि हेमंत जी हमें भी कुछ मौका मिलेगा क्या? 3-4 मिनट आप बोल लिए ना। राजेश दया, आपने मुझे बाधित किया है बार बार, आपने मुझे मेरी बात नहीं कहने दी। नहीं चौहान साहब, आप इसके बावजूद भी अगर आप शिकायत करेंगे चौहान साहब, बोलने नहीं देते, फिर आप बोलने नहीं देते। चौहान साहब सबसे ज्यादा आप फुटेज निकाल करके देख लीजिए, आप अभी तक सबसे ज्यादा बोलने का मौका मैंने आपको दिया और इसलिए दिया है क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है सरकार में रहते हुए तमाम मसलों का जवाब देने की, इसलिए दिया है। चलिए दहिया साहब। हेमंत जी, मैं सिर्फ शॉर्ट में बोलूंगा। हाँ। हमारे बीजेपी एक प्रवक्ता ने कहा कि टिकैत साहब ने अल्लाह ऊपर कहा। हमारे किसान आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, हमारे किसान मुसलमान भी हैं, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है। नंबर 2, हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है। हम ये पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारे 3 काले कानून वापस ले लो, हम घर जब जाएंगे जब ये वापस हो जाएंगे। नंबर 3, जो करनाल में एपिसोड हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी एसडीओ की, जिसे लीगल फॉर्म में इंटेंशन टू मर्डर कहते हैं, जिसमें 302 का चार्ज फ्रेम होना चाहिए। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उस पर कानूनी कार्रवाई करे, सीबीआई की कार्रवाई करे, और सिर्फ हमसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, जो अपना हक है वो मांग रहे हैं। नंबर 4, हमारे प्रवक्ता ने कहा है कि संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। संसद चुनी हुई आदमियों की संस्था होती है, अगर संसद ढंग से काम नहीं करती है तो जनता को अधिकार है कि वो सड़क पे आके अपनी बात रखे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के 3 लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आपको बात रखने से तो कोई नहीं रोक रहा ना दहिया साहब। दहिया साहब, लेकिन सवाल इसके उठते हैं ना कि जब आप किसी पर हमला करते हैं, देखिए आप राजस्थान के बीजेपी नेताओं से लगा करके तमाम नेताओं पर हमले हुए, उनके ऊपर, तब आपको शांतिपूर्ण कैसे कहा जाएगा? तब तो आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी ना दहिया साहब। हम आके सड़कों पे अपनी बात रखें। हमारा 50 आदमी का परिवार होता है, वहां से एक किसान सड़क पे आया हुआ है, तो ये इस बात की भी तो निंदा करनी चाहिए ना दया जी, दया जी। बैठे हुए हैं, और ऐसे लेकिन आज 10 महीने करीब हो चुके हैं इस सरकार को जूते ठीक है। अमनदीप केसरी, जल्दी से आप पर भी आरोप है कि आप जो अपनी राजनीति आप किसान आंदोलन के जरिए चमकाना चाहते हैं। चौहान साहब ने आरोप लगाए कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लोकदल हो, ये तमाम पार्टियां जिनकी राजनीति खत्म हो रही थी हरियाणा में, और ये किसान आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। दहिया साहब सुन लीजिए, हमारे पास तो एक अगर इन्होंने लोग सुन लीजिए, अमनदीप केसरी, लेकिन आप लोगों का ये रोटी नसीब नहीं होगी। अभी भी वक्त है कि किसान का साथ दे दीजिए। जिस सरकार ने किसान का साथ नहीं दिया वो घर बैठ गई है, तो हम अपना विधायक पद से इस्तीफा ना देते। राजनीति करनी है, करने वालों तो अपने पद से चिपके हुए हैं और अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। किसानों की केवल सबसे पहले एक मांग थी पूरे देश के राजनीतिक संगठनों से, समर्थन में आएगा हम उसी के होंगे। सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक ने अपने पद से इस्तीफा दिया और किसानों को छोड़ देंगे, दिल से समर्थन किया। अगर राजनीति करनी होती तो हम वहीं पर करते, हम विधानसभा के अंदर करते और ऐसे नहीं करते किसानों के साथ। अब तो हम बिल्कुल किसानों के साथ समर्थन में, जो किसानों की मांग होती है, जो किसानों की जरूरत होती है, उसको पूरा करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल संगठन और प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है। जहाँ जहाँ जितनी उनकी जरूरत है हम उनके साथ तन मन धन से खड़े हुए। देश प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे हमारे दहिया साहब अब आप कंटिन्यू बोलते चले जा रहे हैं पिछले 5 मिनट से और आपको अभी सुन नहीं रहे कोई। चैनल से मेरी रिक्वेस्ट है बीजेपी प्रवक्ता को
कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को सही सलाह दें और अभी भी वक्त है। ठीक है दहिया साहब, ठीक है, आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है, तो गर्ग साहब की जैसे बिहेव मत कीजिए। केसरी जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए। जी हेमंत जी, अगर हमने राजनीति करनी होती तो हम अपने पद से इस्तीफा नहीं देते। राजनीति पद के साथ होती है, पद से इस्तीफा देकर। लेकिन ये भी तो सही है ना केसरी साहब कि बातचीत से ही कोई हल निकलेगा। केसरी साहब, बातचीत से ही तो हल निकलेगा और बातचीत सरकार के साथ ही करनी पड़ेगी। बातचीत सरकार, आप पिछले ये बताइए कि 6 महीने से सरकार ने क्यों नहीं न्योता भेजा बातचीत? ठीक है, तो यानी और सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है बातचीत शुरू करने की, और किसकी है प्रजातंत्र के अंदर? ठीक है गर्ग साहब एक टिप्पणी, गर्ग साहब एक टिप्पणी जल्दी से। हेमंत जी, हम तो यही चाहते हैं सरकार को किसानों से बातचीत करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए और इसका जो भी आंदोलन चल रहा है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, समाधान निकलना चाहिए। चौहान साहब जल्दी से कमेंट, जल्दी से आप टाइम नहीं है। चौहान साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है गर्ग साहब आपने कहा ना कि समाधान निकलना चाहिए, बातचीत के जरिए होनी चाहिए, बातचीत क्यों नहीं हो पा रही? भारत सरकार संवाद से समस्या के हल में विश्वास रखती है, इसीलिए भारत सरकार ने वार्ता के अनेक दौर किए। सरकार की तरफ से आज भी वार्ता के दरवाजे खुले नहीं हैं, लेकिन वार्ता एक तरफा नहीं होती, समाधान एक तरफा नहीं होता। किसान आंदोलनकारियों की गरारी अटकी हुई है इस बात पर कि किसान का जो कृषि कानून है वो वापस ही होने चाहिए। वापस ही होने चाहिए तो फिर वार्ता क्या है, समाधान क्या है? ये प्रश्न मेरा आपसे और इनसे करना बनता है कि नहीं। एक विषय बहुत जरूरी था जिस पर मैं चलते चलते टिप्पणी करना चाहता हूँ। गर्ग साहब से आपने पूछा था कि कानून में कहाँ लिखा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला वो जमीन का मालिक बन जाएगा। कानून में तो हेमंत जी ये लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला कोई व्यक्ति किसान की जमीन के 1 इंच का भी सारी। ठीक है, लेकिन ये बात किसानों को समझाइए ना सर। जब दोनों के बीच में बातचीत हो रही है तो आपकी बात किसान को समझ में नहीं आ रही, किसानों की बात आपको समझ में नहीं आ रही है, हल कैसे निकलेगा? फिलहाल मैं माफी चाहता हूँ, समय खत्म हो गया। किसान से बात कर लेंगे जिन्होंने राजनीति करनी है, उनसे बात करके निकलेगा क्या कुछ? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब, अमनदीप केसरी जी, राजेश दहिया जी, बजरंग दास गर्ग साहब, आपका भी शुक्रिया, और गुणी प्रकाश जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। सरकार करिए कि शांतिपूर्ण तरीके से बात हो, बात कर लेंगे, लेकिन उनका क्या जो लगातार ये कर रहे हैं कि अराजकता कहीं फैलाई जा सकती है या फिर कोई कह रहा है कि हम सड़क जाम करेंगे, उसको सरकार का साफ कहना है कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो भी इस तरह के आंदोलनों के सारे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है उनको हम खुली छूट नहीं देंगे। लेकिन किसानों और सरकार के बीच में या प्रशासन के बीच में जो टकराव है वो भी ठीक नहीं है। आखिरकार रास्ता बातचीत ही है, सभी को बातचीत ही करनी होगी और बातचीत कर लेनी चाहिए जिससे कि आखिरकार इस समस्या का समाधान निकल पाए। नमस्कार।